द कश्मीर फाइल्स और केरल स्टोरी के बाद एक ऐसी फिल्म आ रही है जो सभी को झकझोर कर देंगी। इस फिल्म का नाम है रजाकार द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद। ये फिल्म हैदराबाद में हुए नरसंहार पर आधारित है। नरसंहार पर आधारित फिल्म रजाकार द साइलेंट जेनोसाइड ऑफ हैदराबाद पैन इंडिया 26 अप्रैल को रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म हिंदी के साथ तेलुगु, तमिल, कन्नड़ के साथ मलयालम में भी बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। इस फिल्म को गुदुर नारायण रेड्डी ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में मकरंद देशपांडे, तेज सप्रू, राज अर्जुन, अभिनेत्री अनुश्रिया त्रिपाठी का नाम शामिल है। इसी बीच मुंबई में फिल्म का हिंदी ट्रेलर लॉन्च किया गया। इस मौके पर फिल्म के निर्माता गुदुर नारायण रेड्डी और फिल्म के स्टार कास्ट भी शामिल हुए। सभी ने फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। उसमें वैसे भी मज़ा आता नहीं है, वो वैसे भी बोरिंग हो जाता है और मैं वैसे भी एक लालची और भूखा एक्टर हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि ऐसा कुछ करूँ जो थोड़ा अलग है। वो थोड़ा अलग चुनने के चक्कर में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी रिसर्च ज़्यादा करनी पड़ती है, थोड़ी जान ज़्यादा कमानी पड़ती है। और रही बात इसकी तैयारी की, तो तैयारी का कोई एक फिक्स लाइन नहीं है मेरी कि मैं इस तरह से तैयारी करूँगा। कभी कभी किसी रोल के लिए मैं कवालियाँ सुनने लगता हूँ, कभी कभी मैं पॉप म्यूज़िक सुनता हूँ, कभी कभी मैं लोमड़ी को देखने लगता हूँ। घंटों में जो है किसी एक चैनल पे जो है लोमड़ी देखता रहता हूँ। तो वो पागलपन करना पड़ता है क्योंकि आपको पता ही नहीं रहता है कि आपको किस जगह से कहाँ सुर मिल जाएगा। कहीं कहीं आपको, क्योंकि जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो रफ स्केच पे आप पूरी तरह से पेंटिंग के ग्राफ को तय नहीं कर पाते हैं। तो वो फाइनल हो जाती है तभी पता चलता है कि कुछ अच्छा बना कि कुछ ख़राब। इनिशियली आप ट्राई करते हो, आप सोचते चलो ये रंग डालता हूँ, फिर ये रंग डालता हूँ। अभिनय की भी तैयारी कुछ इसी तरह की होती है, बट वो बड़े मज़े की तैयारी होती है। तो तकलीफ़ की जगह मैं उस शब्द को रिप्लेस करके लाऊंगा चैलेंजेस। तो चैलेंजेस अगर लाइफ में भी ना हो तो लाइफ भी मोनोटोनस हो जाएगी। तो वो मुझे चैलेंजेस लेने में भी मज़ा आता है और मैं वैसे भी पर्सनली भी बहुत जल्दी बोर होता हूँ। अपने आप से भी जल्दी बोर होता हूँ, अपने कपड़ों से भी बोर होता हूँ, अपने लुक से भी बोर होता हूँ। तो जिसको अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी बोरियत होती है उसको रोल्स में तो ज़्यादा बोरियत होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ और मैं ऐसे ही रोल चुनता हूँ जिसमें मज़ा आए। बात रही क्रूएलिटी की जो आप बता रहे हैं, ये सब साइकोलॉजिकल गेम है। जितना आप अपनी साइकोलॉजी के साथ, अपनी सोच के साथ खेलोगे, उतना वो क्रूएलिटी, वो बारबेरियननेस, वो हार्शनेस वो पैदा हो जाती है। और वो आपके चेहरे में, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में, वो आपके जेस्चर्स में, पोस्चर्स में बाय डिफ़ॉल्ट आने लगती है। बहुत ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ सोच को एक दिशा में ले जाना पड़ता है। वही मैंने किया। इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज ये मेरा डेब्यू है एंड एक फर्स्ट टाइम एक्टर के लिए इट्स सच अ ब्लेस्ड अपॉर्चुनिटी कि इतने बड़े एक्टर्स के साथ काम करना, इनके साथ मकरंद जी के साथ स्क्रीन शेयर करना। और ये मेरे लिए आई एम रियली थैंकफुल टू माई प्रोड्यूसर गुडू नारायण रेड्डी जी एंड माई डायरेक्टर याटा सत्यनारायण जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। सर्च तो बहुत कुछ हेल्प की है मेरे प्रोड्यूसर साहब ने और डायरेक्टर साहब ने। हाँ, आइडल मेरे थे वो शुरू से आज तक हैं। अलग अलग आइडल्स होते हैं सबके, किसी का गांधी जी हैं, किसी के नेताजी थे, बट मेरे आइडल वो थे। और अगर वो रोल मुझे प्ले करने का मौका मिला तो इससे बड़े सौभाग्य की बात ही नहीं है मेरे लिए। और इन्होंने मुझे चुना वो रोल प्ले करने के लिए, जबकि ज़्यादातर मैंने नेगेटिव रोल्स किए हैं। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अब मैंने क्या परफॉर्म किया, कैसे, वो तो आप देख के बताएंगे कि मैंने क्या किया है, तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। मैं पहली बात तो ये मुझे लगता है कि गुडूर सर जो है तो राजनेता है और वो वहाँ से हैं, तो उनका एक भावनात्मक उद्रेक है जो है, अब विस्फोट है वो। मैं अभिनेता हूँ, तो अभिनेता एक कलाकार जब होता है उसके पास किरदार आता है, तो किरदार ही उसको एक सशक्त कलाकार के रूप में उसको निभाने के बाद वो बनता है। तो मेरे लिए चैलेंजेस तो ये थे कि आप इतिहास का किरदार करो और जिसके बारे में उतनी मालूमात नहीं थी। निज़ाम हम कहते हैं, लेकिन ऐसा ध्यान में नहीं आ रहा था कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं। और फिर रिसर्च जब शुरू हुआ, जब बातें हुई स्क्रिप्ट को लेकर कि क्या है, धीरे धीरे समझ में आया कि इतना सबसे संसार का अमीर आदमी, मतलब एक टाइम पर दुनिया का सबसे अमीर आदमी घोषित किया गया था टाइम मैगजीन 1937 में,
और वही आदमी आपको साकार करना है। और उसके साथ ये भी बताया गया कहीं कि ये कंजूस आदमी है। मतलब बड़ा मज़ा आया मुझे कि क्या कंजूसी बाद में सबसे दौलतमंद बनता है। तो ये बातें सोच रहा था, लेकिन क्रूर कहाँ से हुआ? सबसे लिखा पढ़ा है साहित्य प्रेमी ऐसा आदमी अचानक से धर्मांध होकर जब एक धार्मिक राष्ट्र बनाने के पीछे पड़ जाता है तो क्या होता है। तो ये जब रिसर्च करते रहा, एक बतौर एक्टर इतना ज़रूर मैं कहूँगा कि खुद को निज़ाम की भूमिका में, खास करके उसका जो एक आखिरी सीन है जहाँ ऑपरेशन पोलो के बाद उसे अपना हैदराबाद विलय करने पर मजबूर हो जाता है वो अपने डेक्कन रेडियो स्टेशन में चला जाता है। तो वो उतर कर जब चलता है तो मैं बतौर एक्टर मुझे अचानक से लगा कि ये 6 पुश्ते उसके पहले, ये 7वां था। तो असफजाही के लिए उसका मतलब ये तो फेलियर हो गए ये खुद, और अपनी नज़र में भी फेलियर हो गए। तो वो पूरा फेलियर लेके मैं जब वो सीढ़ियाँ चढ़ा डेक्कन रेडियो की, और डेक्कन रेडियो के सामने जब बैठा और वो एक आखिरी स्पीच देता है अपने प्रजा को, रियाया को, और कहता है अमन से इसको एक्सेप्ट करो। ये जो स्पीच था वो करते समय मुझे बतौर अभिनेता मुझे ऐसा लगा कि मैं निज़ाम बन गया हूँ। तो मुझे डेफिनेटली प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर का अपना कारण होता है। मेरा एक एज एन इंडियन डेफिनेटली एक कारण ज़रूर रहेगा कि इतिहास, वो इतिहास जो लोगों को नहीं पता है, और एक ये भी बात कहना चाहूँगा कि वो इतिहास है। तो वो ऐसा नहीं है कि हम हमारे मुसलमान लोगों के, भाइयों के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं। इतिहास में जो घटा है, जैसे हम गांधी फिल्म बनी थी तो अंग्रेज़ों ने जो अत्याचार किए तो बताए थे, और फिर अंग्रेज़ों ने ही वो फिल्में देखी थी, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसको लेके किसी ने कुछ सोचना चाहिए। तो एज एन एक्टर मुझे लगता है कि ये किरदार मैं कर पाया क्योंकि इन्होंने बहुत सारे पैसे लगे। एक होता है ना कि आप जिस फिल्म में काम करते हो, ख़ास करके इतिहास यदि जुड़ा हो या माइथोलॉजी हो, तो उसमें बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि पैसा खर्च करना पड़ता है। बड़े एक्टर लो तो और पैसा सब कुछ हो जाता है, तो लेकिन पैसा जो प्रोडक्शन का होता है वो कम नहीं होता। मतलब जो सेट खड़ा करने के लिए या जो एक्शन दिखाने के लिए, मुझे लगता है वो सब कुछ इन्होंने चारमीनार बनाए। हमने तो ये सिनेमा के बारे में सोचे सो तारीख थी वो 27 जनवरी 2022, जिस दिन मैं तिरुपति लॉर्ड बालाजी का दर्शन के लिए गया था। जैसा ही टचडाउन हुआ रेनीगुंटा एयरपोर्ट पे प्लेन का फर्स्ट व्हील, रज़ाकार बोल के वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन आया। तो रज़ाकार ऐसा कोई नया चीज़ नहीं है, हम तेलंगाना वालों के लिए तो बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं रज़ाकार रज़ाकार बोल के, क्योंकि हम तो गांव वाले हैं। गांव में भी बहुत सारे जो डिमोलिश किया गया, ब्लास्ट किया गया रज़ाकारों के वजह से या उनके द्वारा, वो सब भी हमको देखे सोए और जानकारी है। वहाँ से बचपन से ही रज़ाकार के बारे में वो सोच है। लेकिन वो 27 जनवरी 2022 के दिन ये जो स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन लॉर्ड बालाजी ने दिया बोल के मैं समझता हूँ, उस दिन से शुरू हुई। 6 महीने का रिसर्च हुई पूरा स्टोरी के, मतलब पूरा सिनेमा स्टाइल में लेके आने के लिए। 120 के ऊपर किताब पढ़े हैं, एक एक किताब पूरा फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज पढ़ के उसमें से पूरा निकाला गया इसका स्टोरी, स्क्रीन प्ले और स्टोरी।